नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आलोक पांडे। जैसा कि आप जान रहे हैं, कल आपका परीक्षा है। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि कल आपका पेपर एकदम बेहतर तरीके से हो, घबराइएगा नहीं। जीएस प्लस परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। परीक्षा में आपके सफल हों, ये हमारी कामना है और ईश्वर से प्रार्थना भी है। आइए चलते हैं, उसी कड़ी में हम आपसे रूबरू होते हैं। 15 प्रश्न पे जल्दी से चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 को राष्ट्रपति ने अपना अनुमोदन कब दिया? देखिए, ए ऑप्शन कह रहा है 12 दिसंबर, बी ऑप्शन कह रहा है ये, सी ऑप्शन ये, डी ऑप्शन बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट बता रहा हूं। अनुमोदन दिया गया है 28 दिसंबर 2023 को। ध्यान देने वाली बात क्या है, 12 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में बिल पारित किया गया, राज्यसभा में, और 31 दिसंबर 2023 को लोकसभा में बिल पारित किया गया। कहां? लोकसभा में। और 28 दिसंबर को राष्ट्रपति पी मतलब प्रेसिडेंट ने अपना क्या कर दिया? अप्रूवल दे दिया। इस तरह से यह विधेयक क्या हो गया? पारित हो गया। आ रही बात समझ में? दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 में चयन समिति में किसे नहीं रखा गया है? चयन समिति में किसे नहीं रखा गया है? ए ऑप्शन प्रधानमंत्री रखा गया है, इन्हें अध्यक्ष पीएम को ही क्या बनाया गया? पीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा में विपक्ष नेता ये भी उपस्थित है, कैबिनेट मंत्री ये भी हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन्हीं को नहीं रखा गया है, ध्यान रखिएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइन में कहा था कि एक न्यायिक सदस्य के तौर पे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी रखा जाएगा, लेकिन सरकार ने उनकी बात को नहीं माना। ये 3 सदस्यीय कमेटी यही है, ध्यान रखिएगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध, ध्यान रखेंगे, 1990 की एक कमेटी है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? सही ऑप्शन है चुनाव सुधार से है, बाकी सब कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ऑप्शन है। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है, यूएनएफसीसी में शामिल लगभग 200 देशों का 28वां वार्षिक सम्मेलन COP28 कहां संपन्न हुआ? दुबई, मिस्र, लेबनान, कतर। कहां संपन्न हुआ? दुबई में संपन्न हुआ। इसी पे जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने की सहमति व्यक्त किया गया। पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? COP29 का आयोजन कहां प्रस्तावित है? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, न्यूजीलैंड, बाकू, अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित है। COP29 कब? 2024 में, ठीक है, 2024 में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन, जिसको बोलते हैं GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। इसकी शुरुआत 15 संस्थापक सदस्यों द्वारा 15 जून 2020 को की गई थी, सही बात है। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में इसके 29 सदस्य, ये भी सही है। भारत की मेजबानी में 12 से 14 दिसंबर 2023 को ये हो जाएगा GPAI है, ध्यान रखिएगा, GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। अब करा सही विकल्प चुनिए, 1 2 2 3 उपयुक्त सभी सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ध्यान रखिएगा। इससे आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जो वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन जो नई दिल्ली प्रगति मैदान में संपन्न हुआ, पीएम मोदी उसका उद्घाटन किए थे, इससे संबंधित सभी फैक्ट इसी में आ गए। नेक्स्ट चलते हैं, सातवां प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न क्या कर रहा है? विलियम रूटो ने 4 से 6 दिसंबर 2023 को भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न किया। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? विलियम रूटो, ध्यान रखिएगा, विलियम रूटो। ए ऑप्शन कह रहा है स्विट्जरलैंड, ट्यूनीशिया, नामीबिया, कीनिया। सही जवाब है कीनिया के राष्ट्रपति। आ रही बात समझ में? अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारत का कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौते को आगे नहीं बढ़ाने की घोषणा किया है? श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश। सही जवाब है मालदीव। 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न क्या कर रहा है? अब्देल फतह अल सीसी लगातार तीसरे कार्यकाल के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा,
वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है। लगातार तीसरे कार्यकाल हेतु राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, इनका संबंध किस देश यानी किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? नाइजीरिया, मोजाम्बिक, घाना, मिस्र। सही जवाब है मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्र। 10वां प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न क्या कर रहा है? 1 जनवरी 2024 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य बनाए गए हैं। इनमें कौन शामिल नहीं है? अल्जीरिया, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया, भारत। भारत इनमें सम्मिलित नहीं है। ये 3 है प्लस 2 और वो है दक्षिण कोरिया प्लस गुयाना। ये 5 ये हो गए प्लस 5 और अस्थायी सदस्य हैं, और 5 ही इसमें क्या होते हैं? 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। और 5 होते हैं अस्थायी सदस्य जिनको वीटो की पावर मिला हुआ है। कौन कौन 5 हैं? रूस है, चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और आपका अमेरिका यानी कि यूएसए है। ठीक है, आप ये बात समझ में आ गया? ध्यान से समझिएगा, जो अस्थायी सदस्य हैं जो बनाए गए हैं अस्थायी सदस्य, इनका कार्यकाल 2 वर्षीय होता है, ध्यान रखने वाली बात है। यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य हो गया 15 सदस्य हो गया। इसमें सर्वाधिक बार अस्थायी सदस्य बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है? जापान के नाम है, और जापान रिकॉर्ड 12 बार अस्थायी सदस्य के लिए यहां पे चुना गया है, ध्यान रखिएगा। 11वां प्रश्न आ रहा है, हैथम बिन तारिक, इनका क्या नाम है? हैथम बिन तारिक अपने उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की राजकीय यात्रा 15 से 17 दिसंबर 2023 को की। ये किस देश के शासक प्रमुख हैं? कह रहा ताजिकिस्तान, इराक, सऊदी अरब, ओमान। ये ध्यान रखिएगा, यहां थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये ओमान है, तो सही जवाब ओमान ही है, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। बारहवां प्रश्न कर रहा है 2018-19 से 2022-23 के दौरान देश में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन यानी कि इनलैंड, इनको बोलते हैं इनलैंड, देश के अंदर, ठीक है ना, इनलैंड अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि आप जानते हैं नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य से संबंधित है। 14.9, 24.9, 34.9, 4.9, 34.9% की वृद्धि हुई है। आगे चलते हैं हम, यहां ध्यान रखिएगा। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? 13वां प्रश्न कह रहा है जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम कब का है? ये ध्यान रखिएगा, 84, 85, 86, 87, 87 का है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जूट पैकेजिंग सामग्री एक अधिनियम कब का है? 1987 का है। इसके द्वारा क्या किया गया है? ध्यान समझिएगा, जूट के बोरे में अनाज की पैकिंग, जूट के बोरे में क्या किया गया है? अनाज की पैकेजिंग 100% कर दिया गया है, ठीक है। और चीनी को 20% कंपलसरी कर दिया गया है। जूट बात आया है तो जूट का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करने वाला, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन है? तो आपका बांग्लादेश जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं, इसका एक उपनाम क्या है? गोल्डन फाइबर इसका नाम है। क्या है? गोल्डन फाइबर इसका नाम है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जूट को हम गोल्डन फाइबर कहते हैं और जूट का उत्पादक, सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र कौन है? बांग्लादेश है। इस जूट में क्या होता है कि यह 4 लाख श्रमिकों को, 4 लाख लेबर यानी कि श्रमिक, 4 लाख श्रमिकों को और 40 लाख किसानों को, 40 लाख किसानों को प्रत्यक्ष रूप से क्या देता है? रोजगार देता है। 40 लाख किसानों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। यह था जूट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। 14वां प्रश्न देखते हैं हम। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 में किस शहर को सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? सिंगापुर, ज्यूरिख, जेनेवा, डी कह रहा है, ए और बी दोनों सही जवाब हो जाएगा। इन दोनों को पहले स्थान पर रखा गया है। इन दोनों को क्या किया गया है? पहले स्थान पर रखा गया है। आएगा समझ में? यानी कि ये सबसे महंगे शहर साबित हुए हैं इस रिपोर्ट में। 15वां प्रश्न देखिए। 15वां प्रश्न क्या है? इसी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड
कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 में किस शहर को सबसे सस्ता शहर घोषित किया गया है? दमिश्क को घोषित किया गया, ये ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। और भारत का जो चेन्नई है इसको 163वां स्थान मिला है और अहमदाबाद को 166वां स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा। अरे बस भारत के 2 शहर उसमें सम्मिलित है इस रिपोर्ट में सबसे सस्ते में, चेन्नई है और अहमदाबाद है। ये था साथियों आपका 15 क्वेश्चन जो आपके लिए परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण था। थैंक यू सो मच। अच्छे से परीक्षा दीजिए, पेपर को अच्छे से पढ़ के ऑप्शन को पढ़ करके तब उसको चूज करना और कोई हमारे सेट का विशेष ख्याल रखना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।